नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वहां के 92% कैदियों की फांसी की सजा को कैंसिल कर दिया है। तो ये डेथ पेनल्टी को कम्यूट कैसे किया जाता है यूएस में, और ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, और कौन कौन से देशों में अब फांसी की सजा नहीं दी जाती है, कहां पर दी जाती है, भारत में क्या स्थिति है, इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे देखिए ध्यान से। तो न्यूज ये है कि 2 दिन पहले यूएसए की केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, द सेंट्रल और द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, वहां पर 40 कैदी थे जिनको मौत की सजा होने वाली थी। उनमें से 37 को जो बाइडेन ने कहा कि आपको हम फांसी की सजा नहीं देंगे, अब उसे परिवर्तित करके हम आजीवन कारावास में चेंज कर रहे हैं। तो ये 37 आउट ऑफ 40 एक बहुत बड़ा नंबर है। इट इज ऑलमोस्ट 93%, 92 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ द फेडरल प्रिजनर्स ऑन डेथ रो। डेथ रो का मतलब होता है वो कैदी जिन्हें मौत की सजा दी जा चुकी है कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी तक फांसी नहीं मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि वो डेथ रो पर जिंदा है अभी, यानी कि उस कतार में है जहां पर अभी आपको मौत दे दी जाएगी। तो उन कैदियों को अभी आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है, यानी उन्हें फांसी नहीं होगी। जेल से छूटकर वो कहीं नहीं निकल रहे हैं, लेकिन रहेंगे वो अब पूरे जीवन जेल में। सिर्फ 3 ऐसे हैं, जो एक आतंकवादी वाला केस था, एक कोई बच्चों की शूटिंग वाला केस था, उस तरह के मामलों में उन्होंने ये फांसी की सजा को अभी रद्द नहीं किया है या फिर कम्यूट नहीं किया है। आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरे लेक्चर्स यहां पर और एड्यूमेड चैनल पर दोनों जगह पर नजर आएंगे। और अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जो इस साल का आखिरी ये टेस्ट है, 29 दिसंबर को हो रहा है। इसमें जरूर एनरोल कीजिए, लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। इस टेस्ट में एनरोल करने के 2 फायदे हैं। एक, आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा कि यूपीएससी के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं वो किस स्तर की है ऑल इंडिया लेवल पर। और दूसरा, इसमें आप काफी अट्रैक्टिव प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, और हमारा जो कोर्स है उसमें आपको जो फीस नजर आती है यहाँ पर, वो आपको नहीं पे करनी है। आप महिपाल कोड अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो फीस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस कम हो जाएगी। उसके लिए भी आपको सारे लिंक्स और अधिक जानकारी नीचे क्लिक करने पर मिल जाएगी। ऑप्शनल के बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोग्राम, डू चेक आउट द यूपीएससी सीएसई मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। प्रीवियस ईयर्स में कई टॉपर्स हमारे यहां से निकल कर गए हैं, तो इसका भी आप फायदा उठाइए और अपने डैफ को चेक करवाइए। तो भारत के राष्ट्रपति की तरह ही अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पार्डनिंग पावर है। पार्डनिंग का मतलब होता है माफी देना। तो ये माफी कई प्रकार की होती है। देखो, माफी ऐसा नहीं है कि आपके जुर्म को हमने पूरा 0 कर दिया, आप घर जाओ मौज करो, नहीं। माफी कई तरह की होती है। एक होता है कम्यूटिंग, यानी कि आपकी सजा थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़े ऊपर के लेवल की थी, उसको नीचे ला दिया गया है। जैसे कि ये कि आपको फांसी की सजा दी गई थी, अब उसको तब्दील करके आजीवन कारावास में दे दिया। रेमिटिंग अ फाइन, आप पे $1 लाख का फाइन लगाया गया था कोई फाइनेंशियल फ्रॉड में, तो उसे भी वहां के राष्ट्रपति कैंसिल कर सकते हैं कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, द फाइन हैज बीन रेस्टिट्यूटेड, यानी कि उसको हमने माफ कर दिया है। तीसरा, डिले किया जा सकता है किसी पनिशमेंट को। फॉर एग्जांपल, फांसी की सजा ही है तो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में राष्ट्रपति कह सकते हैं कि इसे 5 साल बाद फांसी दी जाए, आज नहीं दी जाए। और चौथा, पूरे किसी ग्रुप को या फिर एक व्यक्ति को एमनेस्टी दी जा सकती है, यानी कि पूर्ण माफी, कि आपने जो भी जुर्म किया था उसे हम पूरी तरह से माफ करते हैं। तो अलग अलग डिग्री की माफी होती है, ये कहलाते हैं पार्डनिंग पावर। अब भारत के अंदर राष्ट्रपति के क्या पार्डनिंग पावर्स हैं, वो आपको जाकर आज ही पॉलिटी में पढ़ने हैं। मैं जानबूझकर इस वीडियो के अंदर उसको नहीं लगा रहा हूं या डाल रहा हूं बताने के लिए, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप उठाकर पॉलिटी का वो चैप्टर नहीं पढ़ोगे। प्लीज राइट नाउ इफ यू वांट, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड गो एंड रीड द पॉलिटी चैप्टर, जहां पर हमारे भारत के पार्डनिंग पावर्स मेंशन्ड है। अच्छा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 सेक्शन 2 के अंदर ये मेंशन्ड है। तो देखिए, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पॉलिटी के अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर आता है, तो कभी कभी वहां से पूछा जा सकता है सवाल कि वहां पर कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 2 मेंटेन करता है वहां पर। तो कुल मिलाकर वहां पर सभी केसेस के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट को माफ किया जा सकता है जो फेडरल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। फेडरल यानी कि जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। आपको पता ही होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। तो ये वाले जो कैदी हैं अभी जिन्हें माफ किया गया है, ये सारे केंद्रीय सरकार के कैदी थे। अभी भी अमेरिका के जो राज्य हैं, जो उनके 50 स्टेट्स हैं, वहां पर कई लोगों को फांसी दी गई है, अब उनको दी जा सकती है भविष्य में, तो उन्हें माफ नहीं किया गया है क्योंकि वो राष्ट्रपति के अधिकारों में नहीं आता है। केवल एक इंपीचमेंट का जो केस है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो जाता है, उस केस के अंदर आप पार्डन नहीं कर सकते। तो अभी देखिए, न्यूज आपको बताइए 23 दिसंबर लेट नाइट ये न्यूज आती है कि जो बाइडेन, जो कि जाने वाले हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल उनका समाप्त होने वाला है केवल 20 दिनों के अंदर, उन्होंने जाते जाते 37 इनमेट्स को माफ कर दिया और इनको सभी को लाइफ इन प्रिजन विदाउट पैरोल दिया है। यानी ये कभी भी जेल से छूट नहीं पाएंगे, मरेंगे ये सब जेल में ही, लेकिन बस इनको फांसी नहीं दी जाएगी।
डोनाल्ड ट्रंप इस खबर से बहुत ही नाराज हैं। उन्होंने पब्लिकली ये बात कही कि मैं तो चाहता हूं कि फांसी की सजा और व्यापक करी जाए, और ज्यादा केसेस के अंदर फांसी होनी चाहिए, हमें फांसी देनी चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डेटरेंट है। तो ट्रंप ने कहा है कि मैं तो फांसी बढ़ाऊंगा अगर आया तो। लेकिन अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी फांसी की सजा को कम्यूट किया है। हाँ, उन्होंने कम लोगों के किया था। जैसे कि देखिए 2017 से 21 का जो उनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने 237 लोगों को माफी दी थी, जो कि काफी कम नंबर है। अगर आप पिछले 5-6 राष्ट्रपतियों को कंपेयर करें तो जैसे ओबामा के मुकाबले अगर आप कंपेयर करो तो उन्होंने तो 1927 लोगों को कम्यूट कर दिया था, किसी की फांसी की सजा को कम्यूट किया, किसी की कोई और सजा को कम किया गया। तो लॉट ऑफ क्लेमेंसीज वेर गिवन टू द प्रिजनर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ओबामा। तो 2 कार्यकाल थे ओबामा के, उसमें 1927, उसके पहले देखो जॉर्ज बुश 200, क्लिंटन 459। ये पुराने वाले हमारे लिए काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ट्रेंड देखोगे तो जो पुराने राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो बहुत माफियां दी है, 2000, 3000, 1000। तो अभी थोड़ी सी कम हो गई है, इनफैक्ट माफी देने का जो सिलसिला है वो कम हो गया है। ओबामा ने काफी दे दिया था और ट्रंप ने काफी कम दिया है, 237 ओनली। अब होता क्या है, यूएस में एक ट्रेंड बन गया है पिछले 40 सालों में कि प्रेसिडेंट्स अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आप पावर में आते ही आपने दूसरे ही दिन लोगों को माफ करना शुरू कर दिया तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी कि तुम तो क्राइम पे टफ नहीं हो, तो इसीलिए वो अगले चुनाव हारेंगे। तो जब भी कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है ना, तो ये आखिरी के दिनों में, स्पेशली अराउंड क्रिसमस, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो इसीलिए वो क्रिसमस के आसपास ये पावर यूज करते हैं और माफी दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, यूएस में हमेशा से ये पावर काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। क्योंकि देखो ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि किसे माफ किया जाए। आपकी नजर में कोई जुर्म बहुत संगीन हो सकता है, मेरी नजर में नहीं हो सकता, राष्ट्रपति की नजर में नहीं हो सकता, किसी और की नजर में बहुत संगीन हो सकता है। तो माफी किसको दी जाए? क्या कोई बलात्कारी को माफी दे दी जाए, किसी मर्डरर को जिसने बच्चों की हत्या करी है उसे माफी दे दी जाए? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये महिला है जिसकी माता की डेथ हो गई थी जब एक बैंक लूटने के लिए कोई आया और गोली चला दी उन लोगों ने 2017 में। तो वो कह रही है कि ये तो गलत है, मेरी मां को इन्होंने मार दिया तो उनको फांसी की सजा डेफिनेटली होनी चाहिए। अब जो बाइडेन का कार्यकाल इसलिए भी कंट्रोवर्शियल रहा है लास्ट के समय में क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने अपने ही बेटे को भी कम्यूटेशन दिया था। हालांकि उनके बेटे को कोई फांसी की सजा नहीं हुई थी, कुछ और ही उन पर आरोप थे, मोस्टली फाइनेंशियल क्राइम्स के आरोप थे और कुछ स्टेट सीक्रेट्स वगैरह के आरोप थे उन पर। हो सकता था कि राष्ट्रपति के बेटे को लंबी जेल हो जाती, अगर उनको सजा हो जाती, कोर्ट में प्रूव हो जाता, तो उन्होंने पहले ही, सजा होने से पहले ही अपने बेटे को माफ कर दिया कि नहीं, अब इसको कभी भी जेल की सजा नहीं होगी। हंटर बाइडेन, ये इनका बेटा है, 46 ईयर्स इसकी एज है। ऑपोजिशन पार्टी जो इस वक्त ऑपोजिशन में है लेकिन 20 दिन बाद पावर में आ जाएगी, रिपब्लिकन पार्टी, उन्होंने तो कहा ये तो सरासर कॉन्स्टिट्यूशन का आप मिस यूज कर रहे हो, अपने ही परिवार के लोगों को आप माफी दे रहे हो। जबकि बाइडेन ने खुद कहा था पहले कि मैं अपने बेटे के जुडिशियल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि मैंने इसीलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि मुझे डर है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप आकर मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक वेंडेटा पॉलिटिक्स करेंगे और उन्हें जानबूझकर एक्स्ट्रा सजा दी जाएगी। हालांकि पर्सनली मैं भी इस चीज से एग्री नहीं करता हूं क्योंकि जो बाइडेन का ये पूरी तरह से यू टर्न था, उन्होंने एक पूरे यू टर्न इस मामले पे मार लिया। लेकिन क्या इस पावर का अब्यूज करने में डोनाल्ड ट्रंप दूध के धुले हैं? जी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अपने समधी यानी कि अपने बेटी के ससुर जी को माफ कर दिया था। तो चार्ल्स कुशनर जो हैं, ये पिताजी हैं जैरेड कुशनर के, और जैरेड कुशनर इज द हस्बैंड ऑफ इवानका ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है बड़ी वाली, उनके हस्बैंड का नाम है। तो इनके पिताजी के ऊपर भी कुछ फाइनेंशियल क्राइम्स करने के आरोप थे, इनको भी सजा सुनाई गई थी और वो सजा डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओवरटर्न करी, यानी कि अपने संबंधी के लिए किया तब सब ठीक था और अब इन्होंने हंटर बाइडेन के लिए कर दिया तो गलत है। एब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे अपराइट राष्ट्रपति, जो सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक गिने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी सिस्टर इन लॉ को पार्डन किया था। अब लेकिन देखिए ससुराल का सवाल है तो माफ करना ही पड़ता है, तो उन्होंने अपनी वाइफ की बहन को माफ कर दिया था, उन्हें भी एक छोटी मोटी सजा हुई थी। तो उस समय से ही ये चीज कंट्रोवर्शियल चली आ रही है। अगर पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यूएस में हुई है किसी पार्डन को लेकर, प्रेसिडेंशियल पार्डन को लेकर, तो वो थी राष्ट्रपति निक्सन की पार्डन। तो देखिए एक राष्ट्रपति हुआ करते थे 1970s के अंदर, अर्ली 70s का टाइम था, एक वाटरगेट स्कैंडल आ गया था उनके कार्यकाल में। तो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ जासूसी करवाई थी सामने वाले पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की। अमेरिका के अंदर ये करप्शन का बहुत बड़ा केस निकला क्योंकि पहली बार कोई राष्ट्रपति डायरेक्टली लिप्त पाया गया इस तरह के संगीन अपराध में। तो हालांकि उसकी कोई कोर्ट में कार्रवाई नहीं हुई, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। निक्सन ने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं और वो इस्तीफा देकर
उन्हें शायद जेल हो जाती, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था। उसके पहले ही जो अगले राष्ट्रपति थे, बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, जेराल्ड फोर्ड। इन्होंने निक्सन को, ये इनके पॉलिटिकल गुरु थे, इनको माफ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं भले ही इस्तीफा देके गए हैं, इन्हें हमें पूरी तरह से पार्डन कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन रहा था इन द 1970s। अब बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट की। तो देखिए, फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए माफ करना और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा कोई संगीन जुर्म के लिए, उसको माफ करने में थोड़ा सा फर्क है। हालांकि पावर सेम है राष्ट्रपति का, लेकिन जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है वो डिफरेंट होगा। तो कैपिटल पनिशमेंट पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब है? मौत की सजा, फांसी की सजा, जो आप हिंदी फिल्मों में देखते आए होंगे कि इस संगीन अपराध में दफा 420 के तहत आपको मौत की सजा सुनाई जाती है और फिर वो कैदी लटक जाता था फांसी पे। तो ये अक्सर आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, लेकिन भारत के अंदर ये काफी कॉमन सिनेरियो था, दुनिया के कई देशों के अंदर ये कॉमन था। और फांसी की सजा को ही हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी या जुडिशियल होमिसाइड। ये अमेरिका में यूज होता है टर्म, हमारे यहाँ इतना नहीं होता है। अब देखिए, ज्यादातर जगह ये सीरियस क्राइम के लिए रखा जाता है, जैसे कि मर्डर, रेप, गैंग रेप, इस तरह की पनिशमेंट्स जो हैं उनमें ये कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। कोई चोरी के लिए, लूट के लिए, फाइनेंशियल क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट अक्सर नहीं दी जाती है। बट हाँ, वो चेंज होता है, हर देश के अंदर उसका कानून अलग है। अब पिछले 100 सालों में कई संगठन, खास करके रिलीजियस संगठन, सरकारों को से ये कहते आए हैं कि देखिए, जब जन्म देने वाला भगवान है तो मारने वाला इंसान कैसे हो सकता है? और भगवान का मतलब, मेरा कहने का मतलब है सभी धर्मों के अंदर, एवरी रिलीजन हैज डिफरेंट गॉड, लेकिन मोस्टली सब में यही फिलोसॉफी है कि जन्म धरती पे जो आप ले रहे हैं वो भगवान के कारण ले रहे हैं। द लाइफ हैज बिन गिवन बाय गॉड, सो अ मैन कैन नॉट टेक द लाइफ। जब जन्म देने वाला भगवान है तो लेने वाला इंसान नहीं हो सकता, इसीलिए हमें फांसी की सजा नहीं रखनी चाहिए। और एक संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो तो काफी इसके खिलाफ रहता है और उसने भी ये बात कही है कि द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू लिव फ्री फ्रॉम टॉर्चर और क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उन्होंने वहां से लिया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें भी ये सेम बात कही गई थी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एमनेस्टी कोई धार्मिक बेस नहीं बनाता, लेकिन ये कहता है कि एक खुलकर जीने का और जीने का अधिकार जो है ये ह्यूमन राइट है और ये सबको होना चाहिए। तो फांसी की सजा ना देने का जो आर्ग्यूमेंट है या फिर कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, मेंस एग्जाम में आपके काम में आ सकते हैं, तो समझिए। पहला, इट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दूसरा, इनइफेक्टिव है, यानी कि अगर कहीं किसी देश में फांसी की सजा दी जा रही है सालों से तो जुर्म कम नहीं हो रहे हैं। अगर आपने हत्या के आरोप में फांसी दे दी तो हत्याएं होनी बंद नहीं हो रही हैं, सो इट इज बेसिकली इनइफेक्टिव, हमें कोई और पनिशमेंट सोचनी पड़ेगी। तीसरा, जो विक्टिम की फैमिली है, जिनके परिवार अपराध से अफेक्ट हुए हैं, उनको कोई क्लोजर नहीं मिलता है या उन्हें कोई ऐसी बहुत अच्छी फीलिंग नहीं मिलती है अगर कैदी को सजा के तौर पर मौत की सजा मिल जाए तो। चौथा, ये बहुत ही अनफेयरली अप्लाई होती है, यानी कि जज के ऊपर होता है, जज का विवेक है। हो सकता है किसी जज को लगता है कि नहीं, ये हत्या इसने करी है, इसको 14 साल की सजा दो, दूसरे जज को लगेगा कि नहीं, इसे तो मौत की सजा होनी चाहिए, तो ये अनफेयरली अप्लाई होती है। पांचवा, कई बार इनोसेंट लोगों को फांसी की सजा दी गई है, दिस हैज बिन डन मेनी टाइम्स। इनफैक्ट यूएस के अंदर ये आंकड़ा लगभग 1% के आसपास है कि जिनका अपराध में कोई लेना देना ही नहीं था उन्हें प्रूव कर दिया गया गिल्टी। और उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा रेशियल बायस है कि अफ्रीकन अमेरिकन को ज्यादा इस तरह के मामलों में फंसाया गया या उन्हें सजा दे दी गई और बाद में पता चला कि ये तो गिल्टी था ही नहीं। ऐसा एक बड़ा फेमस केस है जॉर्ज स्टाइनी का, जो 80 साल बाद प्रूव हो गए कि इन्होंने तो ये हत्या करी ही नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हैं। तो ये इसीलिए इनोसेंट कोई निकला, मान लो 10 साल बाद पता चलता है कि भैया इसने तो वो काम किया ही नहीं था, वो जुर्म किया ही नहीं था। ऐसी कई हॉलीवुड फिल्में भी बनी है स्टोरी के ऊपर कि 10 साल 20 साल बाद आपको जेल से रिहा किया जा रहा है ये कहकर कि नहीं नहीं यार सॉरी हमसे गलती हो गई। पांचवा आर्ग्यूमेंट है कि मौत की सजा अक्सर गरीब लोगों को सुनाई जाती है। अब बहुत रेयरली सुनोगे कि कोई अमीर आदमी को मौत की सजा हो गई, नहीं, मोस्टली पिछड़ा तबका, गरीब वर्ग किसी भी देश में उसे को ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना लीगल डिफेंस इतना अच्छा नहीं कर सकता, वो टॉप के वकील हायर नहीं कर सकता, तो उसका फैसला उसके अगेंस्ट जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट है वो सबसे बड़ा यही है कि भैया मौत से हर कोई डरता है तो मौत की सजा होनी चाहिए। इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब है कि अगर किसी को पता है कि मैं ये जुर्म करूंगा तो मौत की सजा हो सकती है तो वो ये जुर्म नहीं करेगा। तो ये डर, ये भय समाज में होना चाहिए, इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। तो ये हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए। अब आप इन दोनों में किसके फेवर में है नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। डू यू गाइस फेवर कैपिटल पनिशमेंट? और अगर आप इसके फेवर में नहीं है तो दोनों ही बातें नीचे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। एक आर्ग्यूमेंट अपना 1 या 2 लाइन के अंदर लिखने की कोशिश करिएगा, उससे आपकी थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। तो देखिए, अब दुनिया के कई देश मानते हैं कि ये डेटरेंट नहीं है।
ठीक है, आपकी सोच अपनी जगह है, लेकिन कई देशों के नागरिकों की सोच जो है वो ये रही है कि नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। तो एज ऑफ टुडे 2024 जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, 111 देशों ने इसे पूरी तरह हटा दिया है। यानी दुनिया के लगभग 200 देशों में से 111 में आज के समय फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है। उन्होंने अपने कानून से इसे पूरी तरह हटा दिया है। 56 देश ऐसे हैं जहां पर कैपिटल पनिशमेंट आज भी कानूनी तौर पर दी जाती है, उनके संविधान में, उनके न्याय व्यवस्था में। जैसे हमारा बीएनएस हो गया या पुराना आईपीसी था, उसमें लिखा हुआ है कि फांसी की सजा या मौत की सजा दी जा सकती है। 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ऑर्डिनरी क्राइम्स के लिए नहीं होगा। ऑर्डिनरी मतलब पहले जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एडल्ट्री के लिए आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती थी, तो उन्होंने अपने कानूनों में संशोधन किया है कि अब केवल हत्या या बलात्कार जैसे संगीन जुर्मों में यह सजा सुनाई जाएगी, या वॉर क्राइम्स के लिए सुनाई जाएगी। कई देशों ने तो बलात्कार या हत्या के लिए भी इसे हटा दिया है। ओनली फॉर वॉर क्राइम्स इट इज रिस्ट्रिक्टेड। और 24 देश ऐसे हैं जो अपने कानून में अभी भी फांसी की सजा रखते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना कानून नहीं बदला है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हो कि कौन से देश में कब ये हटाया गया, तो यहां पर पॉज करके देख लेना। मैं सारे देशों की डिटेल आपको नहीं देने वाला हूं। अगर आप लेटेस्ट जानना चाहो तो अभी पापुआ न्यू गिनी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इक्वेटोरियल गिनी वो देश हैं जिन्होंने डेथ पनिशमेंट को अभी 2022 में हटाया है। और अगर आप भारत की बात करें तो अभी आपको बता देता हूं, आंसर है भारत में अभी तक फांसी की सजा है। तो मोटे तौर पर अगर आप देखो तो ये जो लाल रंग में आपको इस मैप में कंट्रीज नजर आ रहे हैं, इनमें डेथ पेनल्टी कानून में भी है और ये फॉलो भी करते हैं, अभी भी फांसी चढ़ाते हैं लोगों को। और चाइना, इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये वो देश हैं जो बड़े बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूं, इनमें सब में डेथ पेनल्टी है। लेकिन भारत का केस थोड़ा स्पेशल है, आगे बताता हूं कैसे। तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनमें है, एशियन कंट्रीज खास करके दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया, यहां पर डेथ पेनल्टी है। यूरोप ऑलमोस्ट पूरी तरह से इसे हटा चुका है। साउथ अमेरिका के देश बहुत अगेंस्ट हैं इसके, सबसे ज्यादा अपोज इसको साउथ अमेरिका वाले ही करते हैं कि फांसी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और यूरोपियन देश भी इसको बहुत ज्यादा कहते हैं कि फांसी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। खास करके यूरोप में ही ये मूवमेंट चालू हुआ था 70s और 80s में कि फांसी हटाई जाए। तो यूरोपियन कंट्रीज में 46 मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें 97 से आज दिन तक एक भी फांसी नहीं दी गई है। पिछले 30 सालों में, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स में यूरोप के 46 कंट्रीज में कोई फांसी नहीं दी गई है। और यूएनजीए के अंदर भी कई बार वो लोग, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर भी रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश कर चुके हैं कि कम से कम मोरेटोरियम लेकर आ जाओ, कि आप अपना कानून मत बदलो लेकिन लोगों को फांसी चढ़ाओ मत। अब बात करते हैं 56 कंट्रीज की जिनमें कैपिटल पनिशमेंट है। तो ये वो 56 देश है जो कहते हैं कि नहीं भैया, हमारे यहाँ के लोग तो कानून का डर तभी रखेंगे जब उन्हें मौत का डर दिखाया जाएगा। उन देशों में नंबर 1 है चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया। तो सबसे ज्यादा फांसी दुनिया में पिछले 10-20 सालों का डेटा उठाकर देखो तो चाइना में दी जाती है, फिर ईरान और सऊदी अरेबिया है। चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो असल फिगर बताता ही नहीं है। चाइना की सरकार कभी यह आंकड़ा रिलीज नहीं करती कि हमने इस साल कितने लोगों को फांसी दी, लेकिन वहां के जो एनजीओज हैं या फॉरेन एनजीओज जो काम करते हैं चाइना में, उनके अनुसार ये नंबर 1000 प्लस रहा है 2022 में। और मैं पिछले 10 साल से ये आंकड़ा देख रहा हूं, इट हैज नेवर गॉन बिलो 300। 300 के तो ऊपर ही होता है चाइना का नंबर हर साल। ईरान फिर भी पब्लिकली थोड़ा डेटा बता देता है, या फिर वहां पर क्या मीडिया है तो वो बता देता है कि अच्छा आज फांसी चढ़ी, आज इसको फांसी पे चढ़ाया गया, तो वहां का डेटा 576 का है। 2022 के लेटेस्ट नंबर्स अवेलेबल है। सऊदी अरेबिया ऑफिशियली डिक्लेयर करता है 196। तो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर आज के समय अगर कोई 3 देश फांसी दे रहे हैं तो वो यही 3 है, चाइना, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। इनमें से देखिए, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान भी एक तरह की पार्शियल डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं थोड़े बहुत लेकिन फुल डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप देखेंगे कि कोई बड़ा डेमोक्रेटिक देश अगर आज भी फांसी देता है तो वो यूएस ही है, जहां पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी है और फांसी की सजा भी बेधड़क दी जा रही है, दैट इज यूएसए। सिंगापुर का भी आंकड़ा चौंकाने वाला है, जबकि इनकी तो आबादी भी कम है, पर फिर भी ये लोग भी फांसी देते हैं और हर साल 5-10 लोगों को फांसी यहां पर दी जाती है। लेकिन लीगली अभी भी ये देश जैसे कि इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये सब भी फांसी को रिटेन करते हैं और ये भी इक्का दुक्का फांसी साल में दे देते हैं। भारत का केस अभी बस आगे हम बात करते हैं। तो अगर 2018 से 22 के बीच की हम बात करें तो पिछले 4-5 सालों में ये वो देश रहे हैं जिन्होंने फांसी दी है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया को तो मैं भूल ही गया। नॉर्थ कोरिया जो है ये भी फांसी चढ़ाता है, लेकिन वहां से कोई डेटा नहीं आता है हमारे पास कि कितने लोगों को फांसी चढ़ाया गया। कभी एस्टिमेट आते हैं 100 के, कभी 500 के, कभी 300 के। सो द एस्टिमेट्स वेरी अ लॉट। तो चाइना से फिर भी थोड़ा बहुत रिलायबल डेटा मिल जाता है, चाइना और ईरान का। तो मेजर जो कल्प्रिट्स हैं आज के समय में फांसी चढ़ाने वाले देश हैं वो चाइना, ईरान और सऊदी अरेबिया हैं। नॉर्थ कोरिया भी है लेकिन अब उसको हम काउंट ही नहीं करते, वहां से कोई डेटा रिलायबल हमारे पास नहीं आता है। यूएसए के अंदर भी 2003 से लेकर 2017 के बीच में केंद्र सरकार के द्वारा यानी फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा कोई कैदी को फांसी की सजा नहीं दी गई। हालांकि देखो, जज का फांसी सुनाना एक अलग चीज है और एक्चुअली में उस फांसी को कैरी आउट करना एक अलग चीज हो जाती है। और मैं जब भी फांसी कह रहा हूं तो यूएस के अंदर फांसी नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिक चेयर या अन्य तरीके इस्तेमाल करते हैं।
तो कहने का मतलब है कि मौत की सजा सुनाए जाना एक अलग बात है, मौत की सजा सुनाई जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया था फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अगेन बहुत सारे संगठनों का दबाव था, उसी के चलते उनकी भी ये पॉलिसी थी कि अब हमें फांसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन 2017 में और 2020 में दे दिया था। एक और बात याद रखिएगा, यूएस के जो 50 स्टेट हैं उनमें से 23 ऑलमोस्ट आधे राज्यों ने मौत की सजा देना बंद कर दिया है, लीगली कानून में बदलाव करके वो नहीं देते हैं। ओनली 27 स्टेट्स हैव द डेथ पेनल्टी एज ऑफ नाउ, और उसमें भी 5-6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कानून में रखा है लेकिन वो सुना देते नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मौत की सजा जज ने दे दी लेकिन वो कैदी सालों साल जेल के अंदर पड़े रहते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता है, बस वो मर जाते हैं जेल के अंदर 10-20 साल 30 साल रहकर। तो कुल मिलाकर यूएस में भी ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन रहा है। राज्यों के अंदर भी बहुत सारा फर्क है, जो राज्य बहुत कंजर्वेटिव हैं वो देते हैं, जो थोड़े लिबरल राज्य हैं वहां पर मौत की सजा नहीं दी जाती है, एग्जीक्यूट नहीं करी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने भी लगभग 15 साल तक बीच में एग्जीक्यूशंस बंद कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार जब राष्ट्रपति थे तब दिया गया था, एग्जीक्यूशन कैरी आउट किया गया था, फिर 2020 में भी कैरी आउट किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला है कि अगर मैं पावर में आया तो मैं तो इसको फेडरल डेथ पेनल्टी को फिर से एक्सपांड करूंगा। जहां पर अभी कई लोगों को छोड़ दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, इसने 2 लोगों को मारा है, इसको फांसी की सजा नहीं देते, आजीवन कारावास दे देते हैं, उस केस के अंदर हो सकता है कि अब आगे चलकर डेथ पेनल्टी ही दी जाए। आपको अब याद क्या रखना है, देखो एक तो चाइना का नाम याद रखना, ईरान का नाम याद रखना और सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर डेथ पेनल्टी एग्जिस्ट करती है और एक्टिवली दी जाती है। नाइजीरिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनमें भी दी जाती है पर इनमें नंबर्स थोड़े कम है, तो आप देख ही सकते हो कि मेजॉरिटी नंबर्स जो है वो इन्हीं 3 कंट्रीज से होते हैं। इजिप्ट में भी है, वेस्ट एशिया के या नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज है ज्यादातर देखें तो। कुल मिलाकर ये सब आपको याद रखना है। अब अभी जो घटनाक्रम है उसमें माना जाता है जो बाइडेन पर काफी दबाव था चर्च का, यानी कि कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च का, कि आप डेथ पेनल्टी कैंसिल करो बिकॉज द रोमन कैथलिक चर्च इज कंप्लीटली अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। यानी कि जो रोमन कैथलिक्स है, क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा धड़ा है, वो ये मानता है कि जन्म अगर भगवान दे रहे हैं तो मारने का अधिकार भी भगवान का है, इंसान का नहीं है। तो पोप फ्रांसिस भी माने जाते हैं बहुत बड़े एडवोकेट की ये कैपिटल पनिशमेंट खत्म होनी चाहिए। तो ऐसा ओपनली किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चर्च का भी काफी यूएस सरकार पर दबाव था। और याद रखिए जो बाइडेन खुद एक रोमन कैथलिक है, जो अमेरिका में कम होते हैं, ठीक है, यूएस के अंदर प्रोटेस्टेंट ज्यादा होते हैं, रोमन कैथलिक्स कम होते हैं, बट जो बाइडेन इज अ रोमन कैथलिक। तो खैर कई संगठनों के और फाइनली इनके दबाव के थ्रू भी ये माफी दी गई है। और क्या होता है ना, देखो त्योहार आने वाला है, 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो एक वो इमेज भी बनती है कि देखो राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, जैसे पहले होता था ना कि राजा ने सजा माफ कर दी, ये वो वाला थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है। फाइनली मैं बात करता हूं भारत की। तो देखो भारत में फांसी की सजा डेफिनेटली दी जाती है। अंग्रेजों के समय पुराना जो कानून था आईपीसी वाला, उसमें भी दी जाती थी, आजादी के बाद भी हमने उसे कंटिन्यू किया। कितने लोगों को फांसी दी गई है ये भारत में बहुत, इसमें अलग अलग नंबर्स हैं। कई संगठन कहते हैं कि 700+ लोगों को फांसी दी जा चुकी है। ऑफिशियली भारत सरकार तो कहती है कि हमने तो केवल 60 लोगों को फांसी दी है पिछले 70 सालों में। बहुत जगह जो जुडिशरी के खुद के आंकड़े हैं वो 160+ हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 60 से लेकर 700 के बीच में वेरी करता है, क्योंकि देखो क्या है ना, 50s और 60s में इतने रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते थे कि कौन सा राज्य कहां पर कितनी फांसियां दे रहा है। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ी पिछले 30-40 सालों में इंप्रूव हो गई है। तो पहले कई बार इसके रिकॉर्ड्स नहीं रखे गए थे, इसीलिए ये आंकड़ा इतना वेरी करता है। मोटे तौर पर आप मान लो कि 500 से 700 लोगों को तो फांसी दी गई है आजाद होने के बाद भारत में। लेकिन पिछले 20 सालों में यह आंकड़ा एकदम से गिर गया है। देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक ड्रॉप। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूनाइटेड नेशंस वगैरह का दबाव रहता है कि फांसी की सजा अगर आपके कानून में भी है, जैसे भारत में, तो भी आप उसे एग्जीक्यूट मत करो, उसे आप उसकी पालना मत करो। चाहे जज साहब ने फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन आप एक्चुअली में फांसी कैरी आउट मत कीजिए। आप कैदियों को जेल में रहने दो, उनको मरने तक वहीं पर जेल में रखा जाए, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा वो कम्यूटेशन कर दिया जाए। तो सिंस 2000, पिछले 25 सालों में भारत में केवल 10 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, जिसमें से भी 4 को तो एक ही दिन दी गई थी। कौन? आखिरी जो फांसी थी इंडिया की 2020 में, निर्भया वाले जो रेपिस्ट थे 4, उनको 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन आया ही था, उसी समय उनके फांसी पर चढ़ाया गया था। तो एक साथ ये 4, तो इन 4 को हटा दो तो आप देखो 25 साल में केवल 6 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है। तो अगर मैं पिछली 4 इवेंट्स की बात करूं तो 2012, उसके बाद 2013 और 2015, ये 3 साल ऐसे थे जब किसी एक व्यक्ति को फांसी चढ़ाई गई। ठीक है, तीनों बार आतंकवादी घटनाओं से रिलेटेड मामला था। 2012 में अजमल कसाब, जो कि 2008 के मुंबई अटैक्स का आतंकवादी था। 2013 में मिली थी अजमल कसाब हो गया, याकूब मेनन को मिली थी 2015 में, और 2013 में अफजल गुरु, जो कि 2002 के पार्लियामेंट अटैक का आरोपी था, उसको। तो बेसिकली तीनों आतंकवादी घटनाओं के जो ये थे कॉन्विक्ट्स थे, इनको दिया गया फांसी की सजा और एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन। जैसे फांसी की सजा तो अफजल गुरु को बहुत पहले हो गई थी,
लेकिन फांसी नहीं दी गई थी, तो 2013 में दी गई। तो 12, 13 और 15 ये पिछले 15 सालों में 3 मेजर फांसी दी गई है, इसके अलावा और कोई फांसी नहीं दी गई है। और उससे पहले 2012 के पहले आखिरी बार कब मिली थी? 2004 में, और देन 2020। तो आप देखोगे कि अब गैप बहुत आ गया है, अब इतने आमतौर पर फांसी के सेंटेंसेस कैरी आउट नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिनके कानून में तो लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन होंगे, बट एक्चुअली में वो अबॉलिशनिस्ट बन चुका है। अबॉलिशनिस्ट का मतलब जहां कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर दिया गया है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस, कोई आतंकवादी घटना हो या मल्टीपल ऐसे एकदम दिल दहला देने वाली रेप घटना जैसी थी निर्भया केस, उन मामलों में अब फांसी दी जाती है या एक्चुअली में कैरी आउट करी जाती है। वरना हमारी सरकार भी दूसरे यूएन जैसे संगठनों को खुश रखने के लिए अब फांसी को कैरी आउट नहीं करती है। तो ये था पूरा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। पॉलिटी में जाकर इंडिया के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स को जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।